रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने साथ मिलकर स्टडी कर रहे थे अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। जैसा कि अपने देखा था कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है और अपने को क्या पढ़ना है या इसका जो बेसिक परिचय है उसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अब अपने एक नए कंसेप्ट पर चलते हैं कि अपने ये तो देख लिया कि अर्थव्यवस्था होती है कि जब आप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो अर्थशास्त्र के नियम है उनको लागू कर देते हो तो वह उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बन जाती है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र के अर्थ से संबंधित या पैसे से संबंधित क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार का प्रबंधन वहां पर किया जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो सारी की सारी व्यवस्था का अध्ययन करना ही उस अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहलाता है। ये चीजें अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर अपने देखें, क्योंकि अब अपने अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे तो अब अपनी हेडिंग भी बनती रहेगी। अगर अपने देखें तो किसी भी जो अर्थव्यवस्था होता है उसको, जब भी आप अर्थव्यवस्था की बात करते हो आपके मन में एक शब्द आता है, वो आता है जीडीपी। ये होता क्या है पहले इसको अपने समझते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषाएं वगैरह जो है वो बहुत छोटी चीज है, इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो आपको हर अखबार के अंदर देखने को मिलता है। जब भी आप कोई किताब खोलोगे तो पहले 2 पेज पर ही आपको ये शब्दावली देखने को मिल जाती है। जब भी आप कोई खबर देखते हो तो भी आपको ये सुनने को मिलता है। तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य निकलता है। अगर कोई स्टेटमेंट आपके सामने दिया जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है, जीडीपी बड़ी है, तो उसका मतलब क्या है, कैसे जीडीपी बढ़ती है, कैसे जीडीपी गिरती है, ये सब चीजें अपने सीखते हैं। ठीक है, अब ये जीडीपी है क्या पहले तो वो जानते हैं। मैं परिभाषा पे नहीं जा रहा हूं, अभी परिभाषाएं भी अपने करेंगे, अच्छे से टेक्निकल परिभाषाएं करेंगे इसकी। 2 देश है अलग अलग, एक देश है ए और एक देश है बी, कोई भी देश है। अब मेरे को इनकी तुलना करनी है। ठीक है, कि कौन सा देश बड़ा है आर्थिक मामलों में या किस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है। तो वो जो तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों देशों का किया जाता है वो किया जाता है जीडीपी के आधार पर। ठीक है, जिस देश की जीडीपी बड़ी उस देश को बड़ी अर्थव्यवस्था मान लिया जाएगा। तो इससे एक बात तो सामने आती है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को मापने का तरीका है। अब जीडीपी में ऐसा क्या होता है कि इसको मापने से अपने को अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करने का मौका मिल जाता है या इसको मापकर अपने अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर पाते हैं। तो जीडीपी होता क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है, जीडीपी का मतलब होता है उत्पादन का स्तर। जीडीपी क्या होता है, उत्पादन का स्तर, कि किस देश में कितना उत्पादन किया गया। कैसे होता है वो देखेंगे अपने भी, किस देश में कितना उत्पादन किया गया वही वहां की जीडीपी होती है। अगर किसी देश में ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है तो वहां पर जीडीपी बड़ी होगी, अगर किसी देश में कम उत्पादन किया जा रहा है तो वहां की जीडीपी जो है वो छोटी होगी। ये कहानी होती है जीडीपी की। अब अपने इसकी परिभाषा से जुड़े हुए बाकी मुद्दे देखते हैं। अपने को जो टॉपिक का नाम देना है वो देना है राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली। अपने टॉपिक की हेडिंग क्या रहेगी, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली या राष्ट्रीय का सिद्धांत, और ये अलग अलग चीजों से चलेगी। ये राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली या नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम जिसको अपन कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वह प्रणाली जिसके तहत कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों का प्रबंधन करता है, आंकड़ों का प्रबंधन करता है। उस प्रणाली को अपने क्या कहते हैं, उस प्रणाली को अपने कहते हैं राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय प्रणाली है मतलब कि देश के द्वारा अपनाई गई, देश के द्वारा ओके की गई प्रणाली है। किस चीज के लिए, लेखों का अंकन करने के लिए, आंकड़ों का अंकन करने के लिए। किससे संबंधित आंकड़े, अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े।
तो कोई भी देश अपने यहाँ पर अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करता है, कैसे उनको जुटाया जाता है, किसके द्वारा जुटाया जाता है, कैसे उनमें बदलाव किया जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी जाती है। ठीक है, ये तो बड़ा हेडिंग है। अपने को जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है। पहली चीज इसके अंदर पढ़नी है वो पढ़नी है जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एमएनपी और राष्ट्रीय आय, ये 5 चीज अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले अगर जीडीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में अपने कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद हिंदी को कहते हैं। अब अपने एक एक शब्द के ऊपर जोर देते हैं कि होता क्या है। एक आसान भाषा में समझते हैं इसको, क्योंकि जटिल बनाना बहुत आसान है, परंतु अपने को अर्थव्यवस्था या जब तक कोई कंसेप्ट जो है या सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आता है, जब तक अपने उसको आसान भाषा में तोड़ नहीं लेते हैं। अगर अपने उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को आसान भाषा में तोड़कर सीख लेते हैं तो फिर वो ज्यादा समय तक अपने दिमाग पर छपा रहता है। उसकी जो स्मृति होगी, जो उसको याद रखने की क्षमता होगी, वो अपने आप में बढ़ जाती है। ठीक है, सकल जो शब्द है, सकल का वैसे जो सामान्य भाषा में मतलब होता है वो होता है कुल, टोटल, योग, उसको अपने सकल कहते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके घर पर सरकारी नौकरी आती है या प्राइवेट नौकरी आती है, अगर वो अपने पेरेंट्स की या खुद की सैलरी स्लिप चेक करेंगे, जो सैलरी का हिसाब होता है, तो उसमें 2 प्रकार की सैलरी होती है। एक होती है ग्रोस सैलरी और एक होती है नेट सैलरी। ग्रोस सैलरी होती है कि आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। नेट सैलरी का मतलब होता है कि आपको जो रुपए मिले हैं उसमें कुछ पैसा पीएफ का कट जाएगा, कुछ पैसा दूसरे खातों में कट जाएगा, कुछ प्रोफेशनल टैक्स लग जाएगा, टीडीएस वीडीएस कट जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में कितने आए हैं। तो अपने 2 देखते हैं ना कि यार वैसे तनख्वाह तो 60,000 है पर मिलते 52,000 53,000 है, तो ये जो 60,000 है वो उसका सकल सैलरी है, ग्रोस सैलरी है। और जो 52-53,000 मिल रहे हैं या 52-53,000 मिल रहे हैं, उसको अपने नेट सैलरी कहते हैं, जो अपने हाथ में आती है। तो जो सकल शब्द है उसका मतलब होता है कुल, योग, जोड़। ठीक है, घरेलू, घरेलू शब्द अपने समझते हैं, अपने व्यवहारिक भाषा के अंदर बोलते हैं कि ये तो हमारा घरेलू मामला है। तो घरेलू मामले का मतलब होता है कि वह मामला जो आपके घर के सीमा के अंदर अंदर हुआ है, बाहर वालों को उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी सीमा के भीतर का जो मामला होता है वो आपके लिए घरेलू मामला होता है। तो किसी भी देश के लिए घरेलू मामला कौन सा होगा? जो देश की सीमा के भीतर का मामला है, जहां पर बाहर वाले का कोई भी हस्तक्षेप वांछित नहीं है। वैसे किसी राज्य के लिए घरेलू मामला क्या होगा? जो उस राज्य की सीमा के भीतर भीतर है। किसी भी शहर के लिए घरेलू मामला क्या होगा? जो उस शहर की नगर निगम की सीमा है, उस शहर की जिस प्रकार से भी आप सीमा निर्धारित करें, उस क्षेत्रफल के अंदर की जो घटना उसको अपने घरेलू कहते हैं। ठीक है, तो आप देश के मामले में घरेलू मामला बोले पूरी देश की सीमा के भीतर का मामला, राज्य के मामले में राज्य की सीमा के भीतर का मामला, शहर के मामले में शहर की सीमा के भीतर का मामला, और विश्व के संदर्भ में पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो उसका घरेलू मामला आता है। उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पाद का मतलब होता है उत्पादन। उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पाद का मतलब होता है उत्पादन, प्रोडक्शन। मैं यहां पर बदल देता हूं उत्पाद को उत्पादन से। तो ये 3 शब्द हैं, कुल, घरेलू, उत्पादन। तो अगर अपने इन तीनों शब्दों को जोड़े तो अपने सामने क्या निकल कर आता है? जीडीपी का मतलब कुल घरेलू उत्पादन, ये होता है जीडीपी, कुल घरेलू उत्पादन। अब अपने इसकी परिभाषा बनाते हैं। किसी भी भौगोलिक, जीडीपी की परिभाषा है ये, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के भीतर किए गए अंतिम वस्तुओं व सेवा
के उत्पादन के बाजार मूल्य के जोड़ को उस क्षेत्र की जीडीपी कहते हैं। उस क्षेत्र की जीडीपी कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक शब्द जोड़ लेना, इकाई समय में, परिभाषा और अच्छी बन जाएगी। तो ये बन जाए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के भीतर इकाई समय में किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य के जोड़ को उस क्षेत्र की जीडीपी कहते हैं। ये तो एक टेक्निकल परिभाषा, अपने को घबराना नहीं है। अपने अभी तक जीडीपी के बारे में क्या सीखा है? जीडीपी अपने को यही बताता है कि जैसे कि मैं अगर देश की बात कर रहा हूं, है ना, तो पहली चीज तो अपने को यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो जीडीपी है वो किसी भी छोटे से छोटे क्षेत्र के लिए भी उसकी गणना की जा सकती है। जैसे कि हो सकता है कि आप अपने घर के लिए जीडीपी निकालोगे, अपने घर की या परिवार की जीडीपी निकालोगे, तो वहां पर घरेलू मामला कौन सा हो जाएगा? जो आपकी चार दीवारी के भीतर हो रहा है। तो इसमें अपने कौन सा उत्पादन जोड़ेंगे? जो चार दीवारी के भीतर उत्पादन आपने किया है। ठीक है, तो जैसे एक फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री की मेरे को जीडीपी निकालनी है, तो एक साल में उसने कितना सामान बनाया वो उस फैक्ट्री की जीडीपी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही मैं अगर जयपुर की जीडीपी निकालना चाहता हूं, तो पूरे जयपुर शहर के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां काम कर रही है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, उस सबको जोड़ दूंगा तो वो जयपुर की जीडीपी निकल जाएगी। वैसे ही राजस्थान के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उन सब के उत्पादन को जोड़ दूंगा तो वो राजस्थान की जीडीपी निकल जाएगी। वैसे ही भारत के अंदर मैं अगर भारत के अंदर सभी इकाइयों के उत्पादन को जोड़ देता हूं, सभी जो उद्योग हैं, चाहे वो वस्तु बना रहे हैं, चाहे वो सेवा बना रहे हैं, उनके उत्पादन को जोड़ देता हूं तो वो भारत की जीडीपी बन जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो जीडीपी छोटे से छोटे क्षेत्र के लिए गणना की जा सकती है, बड़े से बड़े क्षेत्र की भी गणना की जा सकती है। दूसरी चीज, अब यह भी तो संभव है कि मैंने एक दिन में कितना उत्पादन किया वो आंकड़ा अलग होगा, और मैं एक तरफ देखता हूं कि एक महीने में कितना उत्पादन किया। तो जीडीपी के गणना के लिए समय की इकाई कुछ भी हो सकती है। अगर आपने केवल एक दिन का उत्पादन जोड़ा है तो वो उस दिन की जीडीपी निकलेगी। अगर आपने पूरे महीने में कितना उत्पादन किया है वो जोड़ दिया तो वो पूरे महीने की जीडीपी निकल जाएगी। अगर आपने पूरे वर्ष में कितना उत्पादन किया है वो जोड़ दिया तो वो पूरे वर्ष की जीडीपी निकल जाएगी। तो समय की इकाई मिनट से लेकर 10 सदी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने को करना क्या है? सिंपल सी चीज करनी है कि अगर आप भारत की जीडीपी निकालना चाहते हो उदाहरण के लिए, तो भारत की सीमा के भीतर, भारत की सीमा के भीतर, सीमा के बाहर का मामला नहीं है क्योंकि शब्द क्या आ गया? घरेलू आ गया है। सीमा के भीतर कितना उत्पादन हुआ वो सारा आप जोड़ देते हो। अब मैं इकाई समय की है वो वर्ष लेकर चल रहा हूं, तो एक वर्ष में भारत की सीमा के भीतर कितना उत्पादन हुआ वो होता है भारत की जीडीपी। तो अगर मैं कहूं कि भारत की जीडीपी 100 रुपए है, तो उसका मतलब है कि पिछले एक साल में भारत में जितना भी सामान बनाया गया उस सामान का मूल्य कितना था? 100 रुपए था। ठीक है, 100 रुपए का कुल सामान बनाया। जैसे मैंने 10 पेन बना दिए 10-10 रुपए के, या मैंने 10 पेन बना दिए 1-1 रुपए के, 5 डस्टर बना दिए, 2 कुछ बना दिया, सब सामान जोड़कर 100 रुपए मैंने बना दिए। ठीक, ये होता है जीडीपी का मतलब। अब पॉइंट यहां पर यह समझने वाला है कि उत्पादन करता कौन कौन है। ठीक है, तो अपने ये देखते हैं, जो आपका उत्पादन है वह 3 क्षेत्रों में हो सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था होते हैं, जैसे कि एक तो उत्पादन हो सकता है फैक्ट्रियों के अंदर, उद्योग के अंदर हो सकता है, सारा उत्पादन वहीं पर होता है। उद्योग जो है वहां पर उत्पादन होता है, वहां पर सामान बनाया जाता है। इनको रखा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंदर। उद्योग को अपने कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र नहीं कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपके पूरे भारत के अंदर जितने भी उद्योग है, जितनी भी फैक्ट्री है, वो कुछ भी बना रही हैं, कार से लेकर, सुई से लेकर, टैंक से लेकर, कुछ भी बना रही हैं, उनका जो उत्पादन होगा वो तो होगा फैक्ट्रियों का उत्पादन। तो इसको अपने कहेंगे द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन। उद्योगों को कौन से क्षेत्र में रखा गया है? द्वितीय क्षेत्र में। से ही एक हो सकता है आपका खेत से, क्योंकि हर साल अगर आपने 10 क्विंटल गेहूं पैदा की है तो उत्पादन तो हुआ है ना, वो है ना। पिछले साल मेरे पास 100 क्विंटल गेहूं थी, अब की बार मैंने 10 क्विंटल और कर दी तो 110 क्विंटल होगी। उसमें कितनी खा गया वो उपभोग है, पर उत्पादन तो हुआ है।
तो जो खेत से उत्पादन होता है। अब खेत से एक तो आपकी कृषि का भी हो सकता है और दूसरा आपका खनन भी जो है वो भी खेत से या जमीन से माना जा सकता है। ठीक है, तो कृषि और खनन से किया गया उत्पादन, इसको अपने अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जमीन से किया गया उत्पादन। आपने या तो आप कहां से सामान बना सकते हो, या तो जमीन से प्राकृतिक तौर पर आपके प्रयासों के बावजूद कुछ निकल सकता है, या प्राकृतिक तौर पर ही निकल सकता है जिससे खनन होता है, या फिर आप फैक्ट्री में कोई सामान बना सकते हो। तीसरा क्या उत्पादन होता है? उदाहरण के लिए आपने जब ये कोर्स खरीदा पीएसआई का, उसके बदले में आपने कुछ जो पैसा है वो अकेडमी को दिया। ठीक है, उसके बदले में जो आपने 2, 5, 10 हजार रुपए जो भी दिए, उसके बदले में क्या आपको कोई सामान मिला? क्या आपको कोई वस्तु मिली? नहीं मिली। आपने किस चीज के लिए पैसे दिए? ज्ञान के लिए पैसे दिए, सूचना के लिए पैसे दिए, पेपर पास करने के लिए पैसे दिए। वैसे ही जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आपने 200-500 रुपए दिए, उसके बदले में क्या उसने आपको ऐसा सामान दिया जो आप तोल सकते हो कि हाँ यार मुझे 5 किलो चीनी मिल गई, हाँ यार मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला, हाँ यार मुझे इतना भारी गिफ्ट मिला, हाँ यार मुझे ऐसा सामान मिला जिसकी आकृति ऐसी है। आपको कुछ नहीं मिला, आपको केवल स्वास्थ्य का लाभ मिला जिसको मापा तोला छुआ नहीं जा सकता। वैसे जब आप होटल में जाते हो नाइट स्टे करने के लिए, आपने 1000-1500 रुपए दिए एक रात रुकने के लिए। अब 1000-1500 रुपए आपने दिए, जब आप 1000-1500 रुपए देकर निकलते हो तो आपको उसके बदले में कुछ मिला? नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 5 किलो गेहूं मिल गई या मुझे ऐसा सामान मिल गया जिसकी कोई आकृति है। तो परंतु आपने पैसे तो दिए, तो मतलब पैसे दिए तो वहां पर उत्पादन तो हुआ है। बिना उत्पादन के, बिना किसी चीज के पैसे क्यों देंगे? आपने कोई दान पुण्य थोड़ी किया है ना। तो वो जो होता है उसको अपने कहते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का उत्पादन। सेवा क्षेत्र के ऊपर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। सेवा क्षेत्र को अपने कहते हैं अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है खेत से जुड़ा हुआ उत्पादन, जिसके अंदर खेती और खनन को रखा जाता है। अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है हर प्रकार के उद्योगों को, और तृतीय क्षेत्र होता है सेवा। इसके अलावा किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश में कोई उत्पादन नहीं हो सकता। आप कहोगे कि साहब ये अगर इसरो है, इसरो अगर सैटेलाइट बना रहा है तो वो एक वस्तु बना रहा है तो वो उद्योग की श्रेणी में चला जाएगा, और अगर इसरो सैटेलाइट नहीं बना रहा तो वो सेवा के क्षेत्र में चला जाएगा। सेवा क्षेत्र पर मैं थोड़ा सा विस्तार डाल देता हूं। सेवा क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? सेवा क्षेत्र के अंदर आपका आता है मनोरंजन से संबंधित सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, और दूसरा आईटी सॉफ्टवेयर। आईटी, अब ये वस्तु व सेवा में अंतर क्या होता है? अगर अपने ये देखें वस्तु वर्सेस सेवा, तो अपने को इतना ध्यान रखना है जो सेवा होती है इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। वस्तु अपने उसी को कहते हैं जिसका भौतिक स्वरूप होता है, जिसका क्या है? भौतिक स्वरूप होता है। हर चीज जिसका भौतिक स्वरूप है वो वस्तु। अगर आपने उसके बदले में पैसे दिए तो आपने वस्तु खरीदी है, परंतु आपने पैसे भी दिए और उसके बदले में आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसको आप छूकर देख सकते हो, जिसका आप महसूस कर सकते हो, जिसका कोई आकार होगा, जिसको तोला जा सकता है, जिसकी परछाई बनेगी, तो फिर आपने वो पैसा वस्तु के लिए नहीं दिया है, वो पैसा आपने सेवा के लिए दिया है। जैसा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा लगाते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पैसा लगाते हैं, पर्यटन के लिए जो पैसा लगाते हैं, मनोरंजन के लिए जो पैसा लगाते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए कोई पैसा लगाते हैं, तो ये जो सारे हैं वो सेवा क्षेत्र में रखा जाता है। अब टीसीएस कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बना रही है, हर साल इतने पैसे कमा रही है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, आप जो बात माइक्रोसॉफ्ट है या जो भी है, बट इसकी कोई फैक्ट्री तो नहीं चलती, इनके फैक्ट्री से ट्रक भर भर कर तो नहीं निकल रहे, पर पैसे तो इनके पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं? ये सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी भी देश के अंदर उत्पादन 3 ही प्रकार का हो सकता है। या तो वो उत्पादन उद्योगों से होगा, अगर उद्योगों से कोई उत्पादन होता है तो उसको अपने वस्तु कहेंगे, अगर ऐसा उत्पादन होगा उसको अपने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जोड़ेंगे, या उद्योगों का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में जोड़ेंगे, या उद्योगों का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जा सकता है, ऐसे अपने कह सकते हैं। ठीक है, या वो जो उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र से निकल कर आएगा, जमीन से निकल कर आएगा, चाहे वो कृषि होगी,
कृषि के साथ कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे कि पशुपालन और मत्स्य पालन जो है वो कृषि आधारित गतिविधियां मानी जाती है, तो उनको भी इसी के अंदर रखा जाता है, पशुपालन और मत्स्य पालन को, मछली पालन को, ठीक है। और वैसे ही आपका जो खनन है वो भी जमीन से जुड़ी हुई चीज है, उसको भी प्राथमिक क्षेत्र में ही रखा जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप ऐसे किसी चीज के बदले में पैसे दे रहे हैं जिसके बदले में आपको कोई भी भौतिक चीज नहीं मिल रही है, तो उसको वस्तु क्षेत्र का उत्पादन कहते हैं, सॉरी सेवा क्षेत्र का उत्पादन कहते हैं, और उसे अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। तो मेरे को जीडीपी निकालनी है, तो मैंने क्या किया, मेरे देश के अंदर सभी फैक्ट्रियों से जितना भी उत्पादन हुआ एक साल के अंदर, मैं क्योंकि समय की इकाई वार्षिक लेके चल रहा हूं और मैं भारत की जीडीपी निकाल रहा हूं, तो भारत की सीमा के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, यहां पर ये एक फैक्ट्री है पेन बनाने वाली, इसने एक साल में 10 पेन बनाए, और एक पेन का जो रेट है एमआरपी जो है वो है 10 रुपए। इसने एक साल में कितने पेन बनाए, 10 पेन बनाए, एमआरपी है 10 रुपए, इसका एक साल का उत्पादन कितना हो गया, 100 रुपए का हो गया, तो यही इसकी जीडीपी है। अब ऐसे ही भारत के अंदर लाखों फैक्ट्रियां हैं, उन सब का मैंने जोड़ दिया। लाखों फैक्ट्रियों के अलावा जितना भी भारत के प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, मतलब कि कृषि व खनन के अंदर उत्पादन हो रहा है, वो भी जोड़ दिया। उसके अलावा फैक्ट्रियों के अलावा जो सेवा क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है उसको दिया, और वो भारत की क्या बन गई, जीडीपी बन गई। वो भारत का क्या बन गया, सकल घरेलू उत्पाद बन गया, ठीक है। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। अब अपने एक बार परिभाषा पे वापस चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ शब्द है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने क्या परिभाषा लिखी यहां पर, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के भीतर इकाई समय में किए गए अंतिम वस्तुओं व सेवाओं। मैं यहां पर वस्तु व सेवा लिख देता, ये शब्द मेरे को क्यों जोड़ना पड़ा, क्या वस्तुएं भी एक से ज्यादा प्रकार की होती है, क्या वस्तुओं के भी प्रकार होते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझते हैं। दूसरा, मैंने यहां पर लिखा कि बाजार मूल्य के जोड़ को मैं सीधा मूल्य लिख देता, क्योंकि एग्जाम्पल देखें अपना, जीडीपी निकालने का सिंपल तरीका था, 10 पेन बनाए, एक पेन 10 रुपए का है, तो कुल उत्पादन कितना हो गया, 100 रुपए का। तो मेरे को क्या लेना देना, पर मैंने यहां पर ऐसा नहीं लिखा, मैंने मूल्य का एक विशेष प्रकार यहां पर लिखा, और कौन सा, मैंने लिखा बाजार मूल्य। तो क्या मूल्य के भी प्रकार होते हैं, ये भी अपने देखते हैं, परंतु उससे पहले अपने देखते हैं कि वस्तुओं के आगे मैंने अंतिम शब्द क्यों जोड़ा, क्या वस्तुएं किसी और प्रकार की भी हो सकती है क्या। तो देखो, जहां तक वस्तुओं के प्रकार की बात है, सेवाओं में तो कोई प्रकार होता ही नहीं है। खैर, वस्तुएं, वैसे तो देखो वस्तुओं का वर्गीकरण जो किया जाता है वो अलग अलग आधार पर तो बहुत तरीकों में हो सकता है, जैसे सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, वो अलग तरीका है, वो वर्गीकरण करने का आधार अलग है। यहां पर जो अपने वर्गीकरण कर रहे हैं वो 3 चीजों में, उसको वैसे अपने 2 ही चीजों में लेते हैं। एक होती है मध्यवर्ती वस्तु, क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु, और एक होती है अंतिम वस्तु। कैसे, मध्यवर्ती वस्तु का तो सिंपल सा मतलब होता है, इंटरमीडिएट गुड्स इसको अपने कहते हैं। इसका तो मतलब होता है कि जिसे उपभोग किया जाएगा, उपयोग नहीं। या ऐसा कहा जाए कि, सॉरी, मध्यवर्ती का उपयोग लिखा है, उपभोग नहीं, गलत हो गया ये, जिसका उपयोग किया जाएगा, या ऐसा कहा जाए कि वो आगे अभी तक ग्राहक को नहीं बेची जाएगी, वो किसी न किसी दूसरे सामान बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में ली जाएगी। जैसे एक थड़ी वाला है, आप चाय पीते हैं, थड़ी के ऊपर आप उसको 5 रुपए देते हैं, बट उसने 5 रुपए की चाय बनाने के लिए उस चाय के अंदर दूध डाला, चाय पत्ती डाली है, चीनी डाली है और अदरक वगैरह डाली है। तो अब उस चाय का कच्चा माल क्या क्या है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी, जो भी डाला उसमें, उसका सारा कच्चा माल है। तो वो जो चाय पत्ती है वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम वस्तु क्या है, जो आपके कप में चाय आई है, वो है जिसके बदले में आपने पैसे दिए हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है ऐसी चीज जो ग्राहक को नहीं बेची जा रही है, जिसको आगे कोई सामान बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लिया जा रहा है, या आगे किसी सामान बनाने में सहायक भूमिका वो निभाएगा। कैसे, अब यही वस्तुएं जोड़ते हैं जीडीपी में, ये नहीं जोड़ते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है वो समझते हैं। एमआरएफ कंपनी है,
ये टायर बनाती है, इसने एक साल में 100 टायर बनाए, है ना, और एक टायर का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपए, 10 रुपए। तो इसका उत्पादन कितना हो गया एक साल के अंदर? इसका उत्पादन हो गया साहब 1000 रुपए का। 100 टायर बनाए, एक टायर 10 रुपए का, उत्पादन हो गया 1000 रुपए का। इसने सरकार को आंकड़े भेज दिए कि साहब मैंने जीडीपी 1000 रुपए बना दी, इस बार मैंने 1000 रुपए का उत्पादन कर दिया, तो मेरी जीडीपी 1000 रुपए है। ऐसे ही आप मेरे बाकी भाई बहनों की भी जोड़ लो तो वो भारत की जीडीपी बन जाएगी। यही तरीका लगाया जाएगा। अब इसने टायर बनाकर बेचा मारुति को, जो कार बनाती है। मारुति ने एक कार बनाई, कार की कीमत थी 4 लाख, एक कार की कीमत है 4 लाख। ऐसी मारुति ने 25 कार बनाई, या ऐसा कहा 50 कार बनाई, 50 कार बनाई, तो इसका उत्पादन हो गया, मैं लिख ऐसे अंदाजा मार रहा हूं, 20 करोड़ कर देता हूं मैं, है ना, 2 करोड़ होगा, 20 करोड़ नहीं, मैं इसको 2 करोड़ कर दिया। मारुति ने रिपोर्ट भेज दी कि साहब मैंने एक साल में इतनी कारें बना दी है, 2 करोड़ की कारें बना दी है, तो 2 करोड़ मेरी जीडीपी जोड़ दो। 2 करोड़ यहां जुड़ गया, 10,000 यहां जुड़ गया। अब अपनी भारत की जीडीपी बन गई 2 करोड़ 10,000, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो टायर है, जब मारुति ने अपनी कार 4 लाख में बेची ग्राहक को, तो क्या उसके अंदर टायर के 10 रुपए या 100 रुपए या 1000 रुपए अपने आप जुड़े हुए थे या नहीं थे? जितने का भी टायर था, अगर 10,000 का टायर था तो जुड़ा हुआ था या नहीं था? 4 लाख, 4 लाख के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ था। तो ये टायर एमआरएफ ने अपनी रिपोर्ट भेज दी भारत सरकार को कि साहब मैंने जीडीपी में इतना योगदान दे दिया। जब इसने कार की रिपोर्ट भेजी, कार के अंदर टायर लगा हुआ था, तो इसने भी बोल दिया कि साहब मैंने इतना उत्पादन दे दिया। तो यहाँ पर ये टायर 2 बार जुड़ चुका है भारत की जीडीपी में, यहां भी जोड़ लिया गया और यहां भी जोड़ लिया गया, क्योंकि एमआरएफ ने भी रिपोर्ट भेज दी, इसने भी रिपोर्ट भेज दी। इसीलिए नियम क्या बनाया जाता है कि केवल अंतिम वस्तुओं का उत्पादन जोड़ा जाएगा। यहां पर जो टायर है वो एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि उसको उपयोग किया जा रहा है कार को बनाने में। जब कार का मूल्य डिसाइड किया जाएगा तो टायर का दाम तो अपने आप उसके अंदर जुड़ा हुआ आएगा, तो मैं टायर के उत्पादन को 2 बार नहीं जोड़ता हूं। ऐसी वस्तुएं जैसे टायर है, यहां पर उन वस्तुओं को अपने क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो अपने जीडीपी में जब उत्पादन की बात आती है, जोड़ करने की बात आती है, तो इनको नहीं रखेंगे, केवल किसको रखा जाएगा? अंतिम वस्तुओं को रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को अगर मैंने जोड़ना शुरू कर दिया तो एक ही चीज 2 बार जुड़ जाएगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सही उत्पादन कितना हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी होती है अंतिम वस्तुओं की। अब बात आती है मूल्यों की। मूल्य के प्रकार, तो देखो वैसे तो 2 प्रकार के 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। अपने यहां पर एक बार के लिए 2 ही प्रकार के मूल्य बांट रहा हूं मैं। एक होता है लागत मूल्य और एक होता है बाजार मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है बनाने में कितना खर्चा आया, बनाने में कितना खर्चा आया। बाजार मूल्य का मतलब होता है, अपनी सामान्य भाषा में कह सकते हैं उसका एमआरपी क्या है, या इसको दूसरे शब्दों में अपने कह सकते हैं ग्राहक को कितने में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उसको अपने कहते हैं, अपने लिए वो एमआरपी होता है, क्योंकि अपने लगभग सारा सामान एमआरपी पर खरीदते हैं। तो जिस दाम के ऊपर ग्राहक को बेचा जा रहा है वो तो उसका बाजार मूल्य, और उस सामान को बनाने में कितना खर्चा है वो तो केवल फैक्ट्री वाला जानता है, वो होता है उसका लागत मूल्य या फैक्टर कॉस्ट अपने इसको कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या आता है? अगर कोई पेन है मेरे हाथ में, जो है ये एक पेन 10 रुपए का है, तो इसका एमआरपी है 10 रुपए, इसका बाजार मूल्य कितना है? यही बाजार मूल्य है जिस मूल्य पर ग्राहक को बेचा जा रहा है। तो आप पेन को बनाने में 10 रुपए का खर्चा आया होगा या नहीं आया होगा? स्वाभाविक सी बात है, अगर 10 रुपए बनाने में आते तो मुझे 10 रुपए में कौन बेचता? जो बनाने वाला है वो कोई समाज सेवा करने के लिए थोड़ी बैठा है, जो बेचने वाला है वो कोई समाज सेवा करने के लिए थोड़ी बैठा है, वो धंधा करने के लिए बैठा है, 2-5 रुपए कमाएगा। इसको बनाने में खर्चा आया, इसका जो लागत मूल्य था, मैंने जब सरकार ने पता किया तो सरकार को पता चला कि ये पेन था 7 रुपए का। मतलब कि जब फैक्ट्री में बन गया था, जब फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो 7 रुपए का था। अब ये 7 रुपए का था, 10 रुपए का हो गया, ग्राहक की जेब से 10 रुपए निकले, तो वो 3 रुपए कहां चले गए, क्या थे? तो लागत मूल्य के अंदर क्या क्या जुड़ता है जिसके बाद आपका बाजार मूल्य बन जाता है? एक तो जुड़ता है साहब कर, और वो भी कौन सा? अप्रत्यक्ष कर।
करों के प्रकार अपने पढ़ेंगे, या मैं इसको अभी आसान भाषा में जीएसटी कह सकता हूं। अप्रत्यक्ष कर का ही एक रूप होता है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर भारत में जो लगाया गया है उसको अपने जीएसटी कहते हैं। तो एक तो उस पर जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी सरकार ले जाएगी, 7 रुपए का था, उसके ऊपर 1-1.5 रुपए जीएसटी लग गया। दूसरा, लाभ किसका? बनाने वाले का, बेचने वाले का, बीच में होलसेलर जो भी आए, डिस्ट्रीब्यूटर आए, जो भी आए, उन सबका लाभ। तो ये जो 3 रुपए का डिफरेंस है बाजार मूल्य में और लागत मूल्य में, वो इनमें जाएगा। या मैं ऐसा कहूं कि अगर मुझे बाजार मूल्य की गणना करनी हो तो मेरे को क्या करना चाहिए? लागत मूल्य के अंदर मेरे को क्या जोड़ देना चाहिए? लागत मूल्य के अंदर मेरे को कर जोड़ देना चाहिए, प्लस जोड़ देना चाहिए। जब आप पढ़ते हो तो ये जो लाभ वाला भाग है इसको लिखा नहीं जाता है फॉर्मूले के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो लाभ की गणना करना है वो हर उत्पाद के लिए, हर फैक्ट्री का, हर होलसेलर का, हर रिटेलर का अलग अलग होता है। इसके अंदर कोई एक रूपता नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आप इतना ही लाभ कमाएंगे। हाँ, जरूरत से ज्यादा लाभ सरकार नहीं कमाने देती है, बट आप एक निश्चित मात्रा का लाभ तो कमा ही सकते हैं। इसीलिए दो अलग अलग दुकानदार सेम उत्पाद को अलग अलग रेट पर बेचते ही हैं, और वैसे ही दो सेम साबुन अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट पर आ ही सकती है, उनका एमआरपी अलग अलग हो ही सकता है, होता ही है। तो ये जो लाभ वाला भाग है ये तो निश्चित नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए इसको फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं। आपको फॉर्मूला, हालांकि कई किताबों में इसमें से एक चीज माइनस कर दी जाएगी, माइनस सब्सिडी। मेरा लागत मूल्य था 7 रुपए, कर और लाभ मिलकर हुआ प्लस 3 रुपए, मेरे पास क्या आ गया? बाजार मूल्य 10 रुपए। अब माइनस सब्सिडी क्यों की? क्योंकि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है ना, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे सरकार सिलेंडर के ऊपर, आपका सिलेंडर है 800 रुपए का, उसके ऊपर से 150 रुपए सरकार की सब्सिडी है, तो वो बाजार मूल्य तो उसका कम हो ही हो जाएगा अपने आप। बाजार मूल्य का मतलब है जिस रेट पर ग्राहक को मिल रही है, तो ग्राहक को तो वो 150 रुपए सस्ता ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडी माइनस हो जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके बाजार मूल्य का। क्या? बाजार मूल्य इज इक्वल टू लागत मूल्य प्लस कर माइनस सब्सिडी। अगर कुछ है तो हर उत्पाद पर सब्सिडी का नियम लागू नहीं होता है, हर उत्पाद पर तो कर का नियम भी लागू नहीं होता है, परंतु अपने हर अलग अलग उत्पाद के लिए फॉर्मूला नहीं बना रहे, अपने एक जनरल फॉर्मूला सीख रहे हैं। ठीक है, अब अपने जीडीपी की परिभाषा पर अपने वापस चलते हैं। अभी अपने सारी शब्दावली चेक कर ली है। अब जीडीपी की परिभाषा को आप आराम से पढ़े। जीडीपी की परिभाषा क्या कहता है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के भीतर इकाई समय में किए गए अंतिम वस्तुओं, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए ध्यान रखना है, वो आपसे गलत करवा सकता है कि जीडीपी की गणना के लिए कौन सी वस्तुओं के उत्पादन को जोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है केवल और केवल अंतिम वस्तुओं को ही इसका भाग माना जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना जीडीपी गणना के लिए नहीं की जाती है। दूसरा, कौन से मूल्य पर जोड़ना है? आपको बाजार मूल्य पर जोड़ना है। कैसे, क्या होता है बाजार मूल्य? वो तो आपने देख लिया। जैसे मेरी एक फैक्ट्री थी, कोई भी फैक्ट्री थी भारत के अंदर, उसने एक साल के अंदर 100 पेन बनाए। इस पेन का एमआरपी जो या बाजार मूल्य वो तो है 10 रुपए, और इसका लागत मूल्य जो है वो है 7 रुपए। तो अगर मैं जीडीपी की गणना या कुल उत्पादन की मात्रा लागत मूल्य के आधार पर प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा उत्पादन आ जाता है 700 रुपए, या मेरी जीडीपी आ जाती है 700 रुपए। अगर मैं एमआरपी को आधार मानकर या बाजार मूल्य को आधार मानकर मेरे उत्पादन की मात्रा की गणना करना चाहता हूं या मेरी जीडीपी की गणना करना चाहता हूं, तो 10 गुणा 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उत्पादन की मात्रा और एक उत्पादन का मूल्य क्या है वो हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1000 रुपए। तो अब इनमें से जीडीपी कौन सी है? जीडीपी ये है साहब, क्योंकि इसकी गणना किस पर की गई है? एमआरपी पर की गई है, बाजार मूल्य पर की गई है। लागत मूल्य के आधार पर जीडीपी की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, वापस परिभाषा पर बल देते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सीमा के भीतर, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप भारत की जीडीपी निकालना चाहते हो तो मैं केवल भारत के अंदर स्थापित फैक्ट्रियों के उत्पादन को जोड़ूंगा। यहां पर यह ध्यान रखा जाए कि वो फैक्ट्री किसकी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि उसका स्वामित्व किसी भारतीय के पास है या किसी बाहर वाले के पास है। केवल मेरा एक ही मापदंड है कि वो फैक्ट्री स्थापित कहां होनी चाहिए, वो भारत की सीमा के भीतर होनी चाहिए, तो मेरा वो घरेलू मामला है, चाहे उसका स्वामित्व अमेरिका की कंपनी के पास हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर जो ऑफिस है उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो भारत की जीडीपी में
जुड़ेगा। वैसे ही अगर कोई कंपनी है, जैसे कि टाटा की जैगवार कंपनी है, अब वो है तो रतन टाटा की, भारतीय की कंपनी, पर वो फैक्ट्री जो जैगवार की है वो भारत की सीमा के भीतर नहीं है, वो ब्रिटेन में है। तो उस फैक्ट्री के द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उसको जीडीपी में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए? नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो सीमा के भीतर उत्पादन नहीं हो रहा है। इस चीज के ऊपर आपको बल देना है, ठीक है, जीडीपी की गणना के समय। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के भीतर इकाई समय में किए गए अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य के जोड़ को उस क्षेत्र की जीडीपी कहते हैं। परिभाषा क्लियर है? जीडीपी क्लियर है? ये होता है जीडीपी का कंसेप्ट, ठीक है। तो जीडीपी अगर किसी देश की बड़ी है, अगर मैं कहूं कि यूएसए की जीडीपी 150 रुपए है और भारत की जीडीपी 100 रुपए है, ये मेरे को क्या दिखा रहा है कि यूएसए में साल में कितना उत्पादन हुआ है? 150 रुपए। भारत में कितना उत्पादन हुआ है? 100 रुपए हुआ है। ये होता है जीडीपी का खेल। अब आप जो पढ़ते हो कि भारत की जीडीपी 7% गिर गई, जीडीपी 7% कम हो गई, तो साहब यहां पर तो प्रतिशत बता दिया अपने, तो प्रतिशत का तो खेल ही नहीं है। तो ये आप जो पढ़ते हो ये जीडीपी नहीं होती है, जीडीपी की दर होती है। क्या होती है? जीडीपी की वृद्धि दर या बदलाव दर आप कह सकते हो। तो अगर ये कहता है कि भारत की जीडीपी 7% कम होगी, तो उसका मतलब है कि 2020 के अंदर अपने 100 रुपए का उत्पादन किया था। कुल उत्पादन कितने का हुआ था 2020 में? 100 रुपए का। 2021 के अंदर अपना जो है वो 92 रुपए 93 रुपए ही रहा है। 7% कम हुई है ना, 8% कम हुई है, जितनी भी हुई है, 10% कम हुई है, 90 रुपए रहा है। तो अगर ये स्थिति है तो मेरी जीडीपी 92 रुपए है, परंतु ये जो आप अखबार के अंदर पढ़ते हुए प्रतिशत में ये बदलाव की दर है पिछले वर्ष की तुलना में, कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। अगर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है तो वो कितने प्रतिशत से कम हुआ और कितने प्रतिशत से बढ़ा है। तो आप जो पढ़ते हो वो जीडीपी की वृद्धि दर या जीडीपी की बदलाव दर होती है पिछले की तुलना में, ठीक है। वो आपकी जीडीपी नहीं होती है, जीडीपी ऐसे रुपए में बताई जाती है, ठीक है। ये कहानी है जीडीपी। अब बात आती है जीडीपी के प्रकार की। तो जीडीपी 2 प्रकार की मानी जाती है, हालांकि मैं अंत में जाकर एक और नया प्रकार ऐड करूंगा, वो जीडीपी का वैसे प्रकार नहीं होता है। जीडीपी 2 प्रकार की मानी जाती है। एक होती है वास्तविक जीडीपी, जिसे अपने कहते हैं रियल जीडीपी, और एक होती है नाम मात्र जीडीपी, जिसे अपने कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, या इसे अपने निवल भी कह सकते हैं, देखेंगे अपने खैर, ठीक है। ये क्या होता है ये भी देखना जरूरी है। अब इससे पहले आप एक चीज समझो, अपने अपने उदाहरण को वापस देखते हैं। आपने ये उदाहरण लिया था कि आपके देश में एक फैक्ट्री है जिसने 100 पेन बनाए, एक पेन 10 रुपए का है, तो उस फैक्ट्री का उत्पादन कितना हो गया? 1000 रुपए का हो गया। और अगर ये मैं मानूं कि मेरे देश में केवल यही एक फैक्ट्री है, बाकी ना तो कृषि से कोई उत्पादन हो रहा है, तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए हो जाएगी। अब या मैं ऐसा कहूं कि जीडीपी निकालने के लिए मेरे को 2 चीजों की जरूरत पड़ी, एक उत्पादन की मात्रा और दूसरा उसका मूल्य कितना है। उसको अगर मैं दोनों को गुना कर देता हूं, मूल्य कितना है? 10 रुपए, मात्रा कितनी है? 100 रुपए, 100 को 10 से गुना किया तभी 1000 निकल कर आया। तो जीडीपी इन 2 तरीकों से निकल रही है कि मेरे देश के अंदर उत्पादन की मात्रा कितनी है और उनका जो भी उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य कितना है। अगर मेरे को जीडीपी बढ़ानी है तो मेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो मैं इसको बढ़ा दूं, 100 की जगह पेन बना लूं, तो भी मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 120 गुना 10, 1200 रुपए, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी तो है, उत्पादन की मात्रा बढ़े नहीं बढ़े कौन पंगा ले, मूल्य बढ़ा दो ना। 10 रुपए वाला पेन 12 का कर दो, 100 ही पेन बनाओ। एक स्थिति है जब आपने 10 रुपए का पेन बेचा, 100 गुना 10, 1000 कर दिया। इस पेन को बदलकर आपने कर दिया 12 रुपए, इस पेन को क्या कर दिया? 12 रुपए। अगर आपने पेन का मूल्य 12 रुपए कर दिया, आपने बनाए 100 ही पेन, तो भी आपकी जीडीपी कितनी होगी? 1200 होगी या नहीं होगी? हो गई।
तो इस तरीके से जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनको बढ़ाने के दो विकल्प हो सकते हैं, या तो आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाओ या आप उसका मूल्य बढ़ा दो। अब ये उत्पादन की मात्रा बढ़ाना, तो देखो उसके लिए आगे उतनी मांग भी होनी चाहिए, खरीदने वाला भी होना चाहिए। अगर कोई खरीद ही नहीं रहे तो ऐसा तो नहीं है फैक्ट्रियां सामान बना बना कुएं में डालती रहेगी। वो कारें 4 लाख की बजाय 5 लाख तभी बनाएगी जब आगे 5 लाख कारों की मांग है, या उनको पता है कि बेच लेंगे। अगर उनको पता है कारें बिक नहीं रही तो वो बना बना के गड्ढे में तो नहीं डालेंगे, है ना। तो ये तो तभी बढ़ता है जब मांग बढ़ती है। देखेंगे कैसे बढ़ती है। ये तो सरकार के हाथ में है, ये तो फैक्ट्री मालिक के हाथ में है, ये तो कभी भी बदला जा सकता है। तो अलग अलग देशों ने क्या करना शुरू कर दिया, हर देश को एक आदत होती है अपनी जीडीपी का आंकड़ा बड़ा दिखाने का, क्योंकि जीडीपी बड़ा मतलब कि कहने को मिलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है साहब, हम अमीर हैं, है ना, वो दिखावा करने वाली आदत। तो देशों ने क्या करना शुरू कर दिया कि अपनी जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया, मूल्य बढ़ा हुआ दिखाना शुरू कर दिया। तो बढ़े हुए मूल्य के कारण उनकी जीडीपी का आंकड़ा बड़ा दिखता था, परंतु अपने को पता है कि ये सही चीज नहीं है। तो कोई भी देश ऐसा काम नहीं करे, इसलिए जीडीपी को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होती है वास्तविक जीडीपी और एक नाम मात्र जीडीपी। अब मैं ये तय कैसे करूंगा कि उसने कैसे बढ़ाया है, तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, एक जो भी अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था अपना एक आधार वर्ष निर्धारित कर लेती है। जैसे भारत के मामले में आधार वर्ष कितना है, 2011-12, और उसके आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है, उसे अपने वास्तविक जीडीपी कहते हैं। कैसे, ये एक पेन था, अपने पेन का ही उदाहरण ले रहे हैं बार बार, अपने उसी उदाहरण पे टिके रहते हैं। एक पेन था, इसका 2011-12 के अंदर रेट सरकार को पता है कितना था। 2011-12 के अंदर साहब ये पेन 8 रुपए का बिकता था। 2020-21 जो अभी वर्तमान में साल चल रहा है उसके अंदर ये पेन बिक रहा है 12 रुपए का। ये इसका वर्तमान मूल्य है। महंगाई के कारण पिछले 7, 8, 9 साल के अंदर 8 रुपए वाली चीज 12 रुपए की हो जाना तो बड़ी बात नहीं है, इतनी महंगाई तो होती है। अब मेरे को जीडीपी की गणना करनी है 2020-21 के लिए, परंतु मेरे को दो जीडीपी की गणना करनी है। एक निकालना चाहता हूं मैं वास्तविक जीडीपी और एक निकालना चाहता हूं मैं नाम मात्र जीडीपी। देखना है कौन से साल की निकाल रहा हूं, 2020-21 की निकाल रहा हूं। 2020-21 में मेरा जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है 100 पेन का, 100 पेन का ही उत्पादन हुआ है। अगर मैं वास्तविक जीडीपी निकाल रहा हूं तो जीडीपी का फॉर्मूला वही रहेगा, उत्पादन की मात्रा गुणा मूल्य। उत्पादन की मात्रा कितनी है साहब, 100 है। मैं मूल्य कौन सा लूंगा, मैं मूल्य ये लूंगा जो इस पेन का मेरा आधार वर्ष जो भी मैंने अर्थव्यवस्था का निर्धारित किया हुआ है, भारत के मामले में 2011-12 है। हर अर्थव्यवस्था का अलग अलग आधार वर्ष होता है, सरकार तय करती है। मैं ये देखूंगा कि चाहे मैं इस साल की जीडीपी निकाल रहा हूं तो उत्पादन तो मैंने इसी साल का लिया क्योंकि मैं जीडीपी इस साल की निकालना चाहता हूं, परंतु मैं मूल्य देखूंगा कि इस पेन का 2011-12 में कितना मूल्य होता था। 100 गुना 8 और मेरी जीडीपी हो जाएगी 800 रुपए। ये मेरी जीडीपी, उत्पादन की मात्रा 100। यहां पर मैं मूल्य कौन सा लूंगा, जो इस साल ये पेन कितने का बिक रहा है। आधार वर्ष के समय ये पेन कितने का था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस साल ये पेन 12 रुपए का बिक रहा है, वर्तमान में इसका मूल्य 12 रुपए है, मैंने जीडीपी निकाल दी 1200 रुपए। तो ये 1200 मेरी नाम मात्र जीडीपी है, ये मेरी वास्तविक जीडीपी है। अंतर कहां पर आया है, दोनों एक ही साल के लिए आंकड़े 2020-21 के लिए आंकड़े हैं, इसलिए दोनों में उत्पादन का स्तर तो सेम ही लिया गया है। अंतर कहां पर आया, वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए मैंने मूल्य कौन सा लिया, जो कि मेरे आधार वर्ष वाले मूल्य पर चल रहा है। यह आधार वर्ष जो मैंने निर्धारित किया हुआ है उस साल ये वस्तु कितने की थी। नाम मात्र जीडीपी के लिए मूल्य कौन सा लिया, जो वर्तमान मूल्य है, जो प्रचलित मूल्य है, जो इस साल का मूल्य है। अब अगर मेरी वास्तविक जीडीपी बढ़ती है 2 सालों की, वास्तविक जीडीपी 2019-20 की तुलना में 2020-21 की बढ़ती है, तो आपको क्या लगता है वो उत्पादन की मात्रा के कारण बढ़ेगी या मूल्यों के कारण बढ़ेगी? क्योंकि मूल्य तो 2019-20 की जब मैं गणना करूंगा तब भी मैं यही रखूंगा, आधार वर्ष तो मैंने नहीं बदला, मैं तो 8 रुपए का पेन जोड़ूंगा, कितने पेन बना लिए। 2020-21 में भी मैं तो 8 रुपए का ही पेन जोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो अगर वास्तविक जीडीपी की गणना कर रहा हूं तो मैं मूल्य कौन सा लूंगा, जो आधार वर्ष के समय प्रचलित था या आधार वर्ष के समय उस वर्ष में जो मूल्य हुआ करता था मैं तो उसी पर गणना करूंगा। ठीक है, तो 2019-20 की तुलना में अगर 2020-21 की जीडीपी बढ़ी है और वो भी वास्तविक जीडीपी बढ़ी है,
तो वो केवल एक ही कारण से बढ़ सकती है, वो केवल एक ही प्रकार से बढ़ सकती है, और वो तभी होगा जब आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ा देंगे। नाम मात्र जीडीपी, उत्पादन उतना ही हो। इस साल पेन, अगले साल 2019-20 में पेन नहीं 14 रुपए का हुआ करता था, चाहे उत्पादन कम हुआ है तो भी 2019-20 की जीडीपी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मूल्य ज्यादा था। तो ये मूल्य का चक्कर नहीं पड़े, इसीलिए वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी दो अलग अलग बनाई जाती है। अंतर क्या होता है वो अपने को ध्यान रखना है। वास्तविक जीडीपी मूल्य आधार वर्ष के बराबर लिया जाता है। अच्छा, अब सरकार के पास आंकड़े होते हैं कि आधार वर्ष में ये पेन कितने का था, सरकार ने रिकॉर्ड कर रखा है। तो उसके बाद जैसे 2011 जितने भी साल हुए आज तक 8-9 साल, उनकी जब जब वास्तविक जीडीपी निकाली गई है तो पेन का मूल्य स्थिर रखा गया है, केवल उत्पादन की मात्रा हर साल बदलती रहती है, वो उस साल की जीडीपी निकल जाती है। नाम मात्र जीडीपी जो होती है वो मूल्य वर्तमान वर्ष का लिया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रचलित कीमत पर जीडीपी, प्रचलित कीमत पर जीडीपी की गणना करना, और इसे कहते हैं स्थिर कीमत पर या स्थायी कीमत पर। कीमत स्थिर है, कीमत नहीं बदल रही है। ये तभी बढ़ेगी अगर आपकी वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है, या ऐसा कहा जाए ये तभी बढ़ेगी जब उत्पादन बढ़ेगा, उसके बिना ये नहीं बढ़ सकती। यह मूल्य बढ़ने से भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कहानी होती है मात्र जीडीपी की और वास्तविक जीडीपी की, रियल जीडीपी की और नॉमिनल जीडीपी की। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है इसमें? अपने को ये देखना है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी कितनी है और भारत की रियल जीडीपी कितनी है। 2020-21 की जो रही है, 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं, 2020-21 की जो नाम मात्र जीडीपी भारत की है वो है 195 लाख करोड़। 195 लाख करोड़ इतने का उत्पादन भारत में हुआ है। और जो भारत की वास्तविक जीडीपी है 2020-21 की, अंतर अपने स्पष्ट कर चुके हैं वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा। जो भारत की वास्तविक जीडीपी है 2020-21 की, वो रही है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको अपने कहते हैं, वो रही है 135 लाख करोड़ या 134.4 लाख करोड़। इतना उत्पादन भारत में एक साल में हुआ है, ध्यान रखना। पिछले साल की तुलना में 2020-21 में गिरी है, वो अपने देख लेंगे कैसे गिरती है कैसे बढ़ती है। जो ग्रोथ रेट की अपने अगर बात करें, ग्रोथ रेट दोनों की अलग अलग आएगी। तो जो आप कहते हो 11% 12%, वो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन में क्या बदलाव आया वो इसको दर्शाता है। ठीक है, ये कहानी होती है दोस्तों जीडीपी की। अभी अपने इसके बारे में और चर्चा करेंगे, परंतु इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।